नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम है कि एमपीपीएससी ने अपना इंटरव्यू का कैलेंडर अपडेट कर दिया है। एमपीपीएससी 2022 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट काफी टाइम पहले आ चुका था, लेकिन असमंजस की स्थिति थी कि इंटरव्यू कब होगा। और अब यानी कि बिल्कुल फिक्स हो गया है कि 11 नवंबर से आपका 2022 की एमपीपीएससी का यानी कि इंटरव्यू होना है। तो इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए अब आपको अच्छी तरह से जुट जाना चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी हमें कैसे करना है, इसमें क्या हमें खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और इसके लिए आपको यानी कि अपना इंटरव्यू का प्रोग्राम कैसे बनाना है, ये आपको यानी कि आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरव्यू का जो तैयारी करते हैं उसमें किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है कि आपका जो डेफ आप फॉर्म भरते हैं अनुप्रमाण पत्र, उसमें आप जो भी जानकारी देते हैं उन सारी जानकारी के बारे में आपको डिटेल अपने बारे में नॉलेज होना चाहिए। यानी कि इंटरव्यू जो होता है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए व्यक्ति के पास में जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसका यानी कि आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का आपका यानी कि पर्सनालिटी का वो आपका यानी कि मेजरमेंट करते हैं, या कह सकते हैं कि आपका जजमेंट करते हैं, आपको देखते हैं। इसमें आपके कुछ पैरामीटर्स उनके फिक्स होते हैं, उस तरीके से आपको यानी कि उन पर खरा उतरना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले आपका जो एक्सटर्नल चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि जैसे आप यानी कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप क्या होते हैं, अपना यानी कि बॉडी का यानी कि वहां पर यानी कि एक्सटर्नल बेसिस पर आप जाते हैं, मतलब वहां पर आपका चलना, आपका यानी कि बॉडी लैंग्वेज जो दिखाई देती है वो, उसके बाद आप किस तरह से उनके साथ में नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, फिर उसके बाद आप बैठते हैं तो बॉडी पॉस्चर क्या रहता है, ये सारी चीजें आपका एक्सटर्नल में आ जाता है। आपका ड्रेस सेंस कैसा है, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, आपके बाल संवरे हुए हैं कि नहीं, आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजें लेकर के वहां पहुंचते हैं। ये आपका यानी कि एक एक्सटर्नल पार्ट हो जाए जो यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन एकदम से दिखाई देता है, वो चीजें हुई। इसके बाद आपका यानी कि बातचीत का सिलसिला शुरू होता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। फिर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले तो यह है कि आप जब बैठते हैं तो एक कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंट मतलब ये अंदर से दिखना चाहिए, अकड़ नहीं दिखाना वहां पर, है ना, कि साहब एकदम अकड़े हुए बैठे हैं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपको नर्वसनेस फील करवा रहा है। आप यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ में वहां पर बैठे और जब बातचीत शुरू किया जाए तो बातचीत करने के समय इतना इंप्रेसिव तरीके से आपको बात करनी है कि सामने वाले आपसे इंप्रेस हो जाए। बात करने का तरीका एक ही है कि हर समय आपको पोलाइट रहना है, क्योंकि ये बात आप दिमाग में रखना कि वो आपके भाग्य विधाता है ना। आप ये बिल्कुल भी मान के नहीं चलें कि आप इनके बहुत स्मार्टनेस दिखाएं वहां पर, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप इनके पोलाइटनेस रखें अपने सबसे पहले, और ये जरूरी नहीं है कि आप इनके हाँ में हाँ मिलाते जाएं, बिल्कुल भी नहीं जरूरी, लेकिन पोलाइटनेस बहुत जरूरी है क्योंकि आप उनके ईगो को हर्ट ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आप जब बातचीत करते हैं तो आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। आपका यानी कि जो भी मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका यानी कि आई कांटेक्ट, साथ में और लोगों को भी आपने एक नजर से देख लें, जिससे कि ऐसा नहीं लगे कि उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह है कि इंटरव्यू का कंटेंट क्या होना चाहिए, हमें किन किन चीजों पर फोकस करना है। तो ये मान के चलिए कि आपके जन्म से लेकर के और आपके कर्म तक सारी बातें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं इंटरव्यू में। तो जन्म में मतलब यह कि आपका नाम, इस आप इनकी धरती पर आए हैं तो कोई ना कोई नामकरण आपका हुआ होगा, तो नाम से ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है कि आपका पहले नाम, नाम का मीनिंग क्या है, और उस नाम क्या यानी कि पर्यायवाची क्या है, और यदि आपके नाम की कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उस फेमस पर्सनालिटी के बारे में भी आपको पता हो, और यदि एक से ज्यादा फेमस पर्सनालिटी आपके नाम की है तो फिर यह कि आप उनमें से किस से ज्यादा इंप्रेस है ये पूछ सकते हैं, या आप किस पर्सनालिटी के ज्यादा अपने आप को नजदीक महसूस करते हैं। ये सारी बातों को आपको इनके ध्यान में रखना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब यानी कि किसी पर्सनालिटी का नाम आपका मैच कर रहा है तो उसके सारे कामों का यानी कि उसके अचीवमेंट के बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में नहीं, उसके यानी कि आपका अचीवमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट ऑफ बर्थ को आपका यानी कि बर्थ हुआ है
यदि कोई इंपॉर्टेंट डेट आती है तो उस इंपॉर्टेंट डेट के बारे में भी आपका होना चाहिए। यदि उस दिन किसी फेमस पर्सनालिटी की मतलब जन्म तिथि है या पुण्यतिथि है तो उसके बारे में भी, पर्सनालिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आप यानी कि एजुकेशन आपका जो स्टार्ट होता है, तो इंटरव्यू में आपका स्कूल लेवल की मतलब जो एजुकेशन है वो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। हाँ, बस ये कि 12th क्लास में आपके कोई सब्जेक्ट ऐसे रहे हैं तो उनके बारे में, या स्कूल लेवल पर कोई आपका बड़ा अचीवमेंट रहा है तो उसके बारे में वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। और ऐसे सब्जेक्ट जो कुछ अलग से दिखाई दे रहे हैं तो उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो मेन आपका एजुकेशन जो लेवल होता है वो आपका यहाँ पर मिनिमम पीएससी में आपकी जो डिमांड होती है वो ग्रेजुएशन लेवल होता है। तो ग्रेजुएशन में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, 3 सालों में आपने जो भी पढ़ा हुआ है या 4 सालों में जो भी ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन रहा आपका, तो वो सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट की जो एक बेसिक नॉलेज की डिमांड आपसे की जाती है। और यदि किसी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो उस पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की काफी डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो आपसे डिस्कस करेंगे एग्जाम आपके इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिस स्कूल में पढ़े हुए हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़े हुए हैं, तो उस कॉलेज की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। यदि कॉलेज का नाम आपके या स्कूल का नाम किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पर है तो उस फेमस पर्सनालिटी के भी सारे पहलुओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, चाहे वो लोकल लेवल की पर्सनालिटी हो या फिर नेशनल लेवल की हो या किसी भी लेवल की है। यदि वो फेमस पर्सनालिटी रही है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। इसके बाद यह है कि उस स्कूल का लोगो क्या है, उसका मोटो क्या है, जिस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका कॉलेज रहा है तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है जहां जहां आप पढ़े हुए हैं उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में आप अच्छी तरह से चीजें तैयार कर लें। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे भी कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हम सब ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जो इंटरव्यू में आपसे कवर किए जाएंगे। फिर इसके बाद आपका जो मेन आपका आता है कि यदि प्रेजेंट में आप कहीं वर्किंग हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम से रिलेटेड आपकी सारी जानकारी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो प्राइवेट सेक्टर के जॉब के बारे में, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी जॉब के बारे में जो भी आप कर रहे हैं वो जानकारी होना चाहिए। यदि आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर इन चीजों से आप बच जाएंगे। फिर इसके बाद आपका जो हॉबी या वो सारी चीजें जो आपके सिलेक्शन में मदद करते हैं, ये पॉइंट लास्ट में लिखा रहता है। तो उसमें जो भी आपने जानकारी दी है, मतलब अपनी हॉबी के बारे में या आपके जो भी अचीवमेंट्स रहे हैं, जो भी आपने उसमें मेंशन किया है, उन सारी बातों पर यानी कि आपको इस तरह से फोकस करना है। यानी कि हॉबी जो आपने लिखी है उसके हर पहलू पर आपको अच्छे तरीके से चर्चा करनी है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी पर्सनालिटी की वीकनेस क्या है और आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आपके व्यक्तित्व के सबल पक्ष और दुर्बल पक्ष, यानी कि आपकी कमजोरियां और आपकी यानी कि ताकत, यानी कि आपका यानी कि सबल पक्ष क्या है। इन सारी जो साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं इन चीजों पर भी डिस्कस किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपने बता दिया कि साहब मेरी ये यानी कि हॉबी है और ये मेरे सबल पक्ष है, इसके बाद यानी बात खत्म हो जाएगी, नहीं। फिर आपको रियल लाइफ की कोई एग्जांपल बताना पड़ेंगे कि हाँ ये है तो कैसे है। आपने कहा कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, तो ठीक है, ईमानदार है, अच्छी बात है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि मैं यानी कि आप अपनी ईमानदारी का कोई ऐसा रियल लाइफ का एग्जांपल बताएं जिससे कि मुझे लगे कि हाँ आप ईमानदार हैं। आपने कहा कि मैं बहुत पंक्चुअल हूं, है ना, तो आप पंक्चुअल हैं तो पंक्चुअलिटी दिखनी चाहिए आपके यानी कि उस चीज में इंटरव्यू के दौरान। तो ये सारे जो भी आप यानी कि स्ट्रेंथ अपनी बताने वाले हैं तो वो उस पर चर्चा की जाएगी। वीकनेस आपने बताया, तो वीकनेस में बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। वीकनेस भी ऐसा हो कि जिसमें कुछ पॉजिटिवनेस भी दिखता हो तो बहुत अच्छा है। और यदि वाकई बहुत ज्यादा वीकनेस है तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये हमारी कमजोरी है लेकिन इसको हम दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ये आपको शो करना है उसमें, ठीक है। तो ये आपका यानी कि व्यक्तित्व के पक्ष जो हर व्यक्तित्व का रहता है कि आपका सबल पक्ष और दुर्बल पक्ष, इनको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद आपका यानी कि जो भी एड्रेस में लिखे हुए हैं जहां जहां आप रहे हैं, जैसे आपका एजुकेशन मान लीजिए किसी
एमपी के डिस्ट्रिक्ट में रही, फिर दूसरी एजुकेशन आपकी यानी कि स्कूलिंग आपकी किसी डिस्ट्रिक्ट में रही और हायर एजुकेशन आपकी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रही, तो दोनों ही जिलों से संबंधित। तीसरा आपका जन्म किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, होम डिस्ट्रिक्ट आपका कोई होम डिस्ट्रिक्ट दूसरा है आपका, तो इन सारे जहां जहां डिस्ट्रिक्ट में आपका रिलेशन रहा है, जहां जहां आपने समय व्यतीत किया है, उन सारे डिस्ट्रिक्ट के हर पहलू पर आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी मान लीजिए आपका होम टाउन है तो उसके बारे में सबसे पहले ये है कि आप अपने होम टाउन के बारे में जाना अच्छी तरह से, उसमें उसका भौगोलिक परिचय यानी कि वो मध्य प्रदेश के किस एरिया में है, उसकी भौगोलिक सराउंडिंग कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, पर्वत पहाड़ कुछ है इंपॉर्टेंट वहां पर यानी कि जो चीजें पाई जाती हैं, कोई वाटरफॉल है, ये ऐसी कोई भी भौगोलिक क्लाइमेट से रिलेटेड, कहीं ज्यादा वर्षा होती है या कम वर्षा होती है, ज्यादा टेम्परेचर रहता है कम टेम्परेचर रहता है, तो ये सारी चीजें भौगोलिक जानकारी। इसके बाद आपका जिस जिले में आप हैं उस जिले की पूरी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक समय तक जो भी यानी कि हिस्ट्री रहा है उसकी यानी कि हिस्ट्री, वहां कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया है तो वो, और यदि आपके नाम के साथ में टाइटल जुड़ा हुआ है ऐसे किसी राजवंश का जो वहां पर शासन करता रहा है, तो बिल्कुल भी आपको अपने अच्छे उस राजवंश के बारे में तैयार कर लेना चाहिए। तो ये आपका बहुत वो है यानी कि वो सारे टॉपिक हैं जो आपको एज दे सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर और लोगों के कंपैरिजन में आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाना है। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित सामाजिक स्थिति वहां पर कैसी है ना, जिसे वहां पर सामाजिक स्थिति, लिंगानुपात की स्थिति क्या है ना, वहां पर जनसंख्या के फैक्टर क्या है, साक्षरता कैसी है, वहां पर स्त्री पुरुष साक्षरता के क्या आंकड़े हैं, उसके बाद आपका वहां का जो कल्चरल एक्टिविटीज कैसी है, कौन सी भाषा बोली जाती है, खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, इन सारी चीजों के माइन्यूट मतलब जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। आप छोटी से छोटी बारीक चीजों को वहां पर समझ के साथ में प्रस्तुत कर पाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा आपके वहां के पर्यटन क्षेत्र की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो आपको बताना है। फिर इसके बाद आपका धार्मिक वहां पर स्थितियां कैसी हैं वो चीजें आपको डिटेल में बतानी है। और यदि आपके उस एरिया से कोई फेमस पर्सनालिटी किसी भी फील्ड में निकला है तो उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर आपको प्रशासनिक तंत्र वहां का है कि उस जिले में कितनी तहसीलें हैं, कितने विकास खंड हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कौन कौन सा वहां का विधायक है, कलेक्टर कौन है, एसपी कौन है, और आपकी जो तहसीलें हैं वहां पर एसडीएम कौन है, ये यानी कि आपको जानकारियां होना चाहिए। फिर आपकी उस जिले की समस्याएं क्या है और अचीवमेंट क्या है, उस जिले की पहचान किसके रूप में है, और यदि कोई समस्याएं बड़ी हैं तो उन समस्याओं के बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए, है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का सॉल्यूशन आपके पास में मॉडल क्या है, आप उन समस्याओं को कैसे समाप्त करेंगे, इस प्रकार का यानी कि आपके एक विचार होना चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो आपके व्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि आपसे पूछा ही जाता है कि सबसे पहले कि आप अपना परिचय दें, तो इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। तो ये प्रश्नों का उत्तर देते समय आप अपने नाम से शुरू करेंगे और अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं और फ्यूचर विजन क्या है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन में सारी बातें आ जानी चाहिए। इसके बाद है कि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, तो वो आप अपनी क्वालिटी बताएंगे कि मैं इसलिए बनना चाहता हूं, ये आपके डिजायरनेस बताएंगे आप अपनी। फिर ये पूछा जाता है एक अच्छे प्रशासक में क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है कि एक प्रशासक में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि नियम कानूनों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उनको पालन करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर नैतिकता होना चाहिए, संवेदनशीलता होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें यानी कि एक अच्छी क्वालिटी जो होती है वो यानी कि प्रशासनिक अधिकारी में। फिर ये पूछाएगा इनमें से आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, तो वो भी आपको बताना है। और ऐसा नहीं कि आपने बता दिया, वो आपको विद एग्जाम्पल, रियल लाइफ के एग्जाम्पल वो आपको देना है। फिर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सिचुएशनल क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि आपको सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे।
जैसे मान लीजिए आपसे कहा उन्होंने कि आप किसी एरिया में डीएसपी हैं और आपको पता चलता है कि उस एरिया में कुछ लोग सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और आपको जानकारी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप उन सांप्रदायिक दंगों को कैसे रोकेंगे। तो ये इस प्रकार का यानी कि जो आपका एक सिचुएशनल दी गई है आपको, तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हो जाती हैं जहां आपको अपने एक व्यक्तिगत तौर पर और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन उन सिचुएशन को हैंडल करना एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी को देखना चाहता है, एक ऐसी पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं कि जिसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन फंस गई है कि जैसे अभी हमारे यहाँ फसल की बुवाई का टाइम आ रहा है और कई जगह पर क्या होता है कि खाद की बड़ी कमी हो जाती है, किल्लत हो जाती है, तो किसान लोग क्या होते हैं कि परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर के कई बार वो यानी कि क्या कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, या फिर वो एक तरह से देखा जाता है भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं वो लोग, और यानी कि वहां पर कानून और प्रशासन को यानी कि चुनौती दे देते हैं, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आप वहां पर प्रशासनिक अधिकारी, आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आपको अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय देना है, वहां पर आपको एक अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है उसको वहां दिखाना है। ये टाइप के सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि आपको चूंकि सरकार के अंग बनने जा रहे हैं, आपको यानी कि सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को यानी कि जनता के बीच तक पहुंचाना है। तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सरकार की नीतियों और यानी कि सरकार के कार्यक्रमों के बारे में आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए। चूंकि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होने वाले हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की जो भी नीतियां हैं, मध्य प्रदेश सरकार के जो जन हितैषी कार्यक्रम है, यानी कि हितग्राहियों को शामिल करते हुए जो भी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, उन सारे कार्यक्रमों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो इसलिए एमपी गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के बारे में वो आपसे चर्चा करेंगे ही। उसके बाद चूंकि आपको इंडिया के रहने वाले हैं, तो आपके यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जो भी यानी कि वहां की पॉलिसी है, उन सारी पॉलिसीज के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। इससे डिटेल क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। इसके बाद आपका जो और ब्रॉड एरिया होता है, फिर यह है कि करंट बेस्ड यानी कि जो चर्चित मुद्दे हैं अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं, और ये मान के चलिए कि जैसे आपका 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है इंटरव्यू, तो इससे पिछले एक महीने और उस समय के जो आसपास के एक वीक की जो घटनाएं हैं, उनसे संबंधित और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे, उन टॉपिक्स के बारे में आपसे चर्चा ही की जानी। कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जो उस समय भी है और पहले भी चले आ रहे होते हैं, तो उनसे संबंधित तो तैयारी आपको कर लेनी ही चाहिए। मान लीजिए आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपसे महिला सशक्तिकरण के प्रश्न संभावित हैं कि वो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में, या महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, या महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, है ना, उन समस्याओं के बारे में, सोशल प्रॉब्लम भी है, उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनके बारे में चर्चा की जाए। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं इन समस्याओं के समाधान के लिए, या हमारे देश की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जो हर समय समस्या में रहते हैं, उन समस्याओं के क्या कारण है और उनके क्या समाधान है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, और यदि समस्याएं हैं तो उनके क्या समाधान है आपके अनुसार, और उन समाधान में यानी कि उस समस्या के समाधान के लिए सरकारों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी आपसे यानी कि अपेक्षा की जाती है। इन प्रश्नों की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो तत्काल तौर पर वहीं पर निर्मित हो रहे हैं, जैसे अभी चुनाव का वातावरण चल रहा है ना। अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, तो उनके रिजल्ट आए, उनके बारे में। और जिस समय आप यानी कि इंटरव्यू देने जा रहे होंगे, तो उस समय यानी कि आपका महाराष्ट्र के इलेक्शन हो रहे होंगे, झारखंड के इलेक्शन हो रहे होंगे, तो उन यानी कि राज्यों में होने वाली चुनाव की स्थितियों के बारे में, तो और चुनाव से जुड़े हुए अन्य चीजें भी, कि जैसे चुनाव से संबंधित यानी कि क्या चुनौतियां रहती हैं प्रशासन के सामने, चुनाव संपन्न करवाने के लिए किस प्रकार से यानी कि आयोजन किया जाता है ना,
और ये इनकी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस तरीके से इनकी प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको, चुनाव आयोग के बारे में जानकारी होना चाहिए, चुनाव सुधार के बारे में जानकारी होना चाहिए, और अपनी तरफ से आप इनकी चुनाव सुधार के बारे में आपसे पूछा जाता है कि क्या सुधार करना चाहते हैं, तो वो आप बताइएगा। आपको इस टाइप के इनकी सिचुएशन में भी लगाया जा सकता है कि आप चुनाव कार्यक्रम में भी हैं और आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई आपको जिम्मेदारी दे दी गई, उसको आप सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी बातें भी उससे संबंधित हो सकती है। इसके अलावा कोई सम्मेलन उस समय स्टार्ट हुआ या कोई बड़ा आपका स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है तो उससे भी रिलेटेड, या इकोनॉमी का कोई बहुत बड़ा चल रहा है ना, किसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय कोई घटनाक्रम हो रहा है, जैसे अभी कनाडा का मामला हुआ है, एक अंतरराष्ट्रीय मामला है, इंडिया के जो फैक्टर जुड़ रहा है। इसके अलावा फिर इनकी इंटरनेशनल जो इश्यूज चल ही रहे हैं, जैसे आपका यूक्रेन और रशिया का जो वार है उसके बारे में, इसके बाद आपका जो इजराइल और हमास का मामला चल रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव हो गया है वो, इस प्रकार से जो भी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है उन पर आपको जानकारी, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति का इलेक्शन चल रहा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में आपको नजर होना चाहिए कि वहां पर कौन कौन सी पार्टियां हैं और उन पार्टी के कौन कौन से कैंडिडेट हैं, है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, है ना, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, इन सारे जो चर्चित मुद्दे हैं उनके हर पहलू पर आपकी जानकारी होना चाहिए, या यूं कह दिया जाए कि आपकी बारीकी नजर होना चाहिए, हर चीज पर आपको ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखिएगा कि कुछ वहां पर आंसर देते समय आपको महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर फोकस करना है, ध्यान देना है। आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर, एक होता है आपका फैक्चुअल क्वेश्चन जिसका आंसर आपका एक लाइन में या दो लाइन में हो सकता है, मतलब वो सीधा सीधा क्वेश्चन और सीधा सीधा आंसर होता है। तो ये ध्यान रखें कि इस प्रकार के प्रश्नों को अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है। यदि आपको जानकारी है तो आप बताइएगा, लेकिन अपनी तरफ से कोई गलत जानकारी ना दे दें, क्योंकि उसका एक फैक्चुअल आंसर ही है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें, वही उसका आंसर होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कि गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था, तो इसका दूसरा आंसर कोई हो ही नहीं सकता है। भाई गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, तो इनका फैक्ट है। कहां पर हुआ? आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ, तो इसका दूसरा कोई आंसर ही नहीं है। यदि आपको जानकारी सही है तो आप आंसर बताइए, और यदि नहीं है तो सॉरी बोल दीजिएगा। गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां आपके विचार जानने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पर आप सॉरी नहीं बोलेंगे, वहां पर आपको आंसर करना ही है। जैसे उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन कि आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, या आप डिप्टी कलेक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं, तो इसमें कोई सॉरी वाली बात नहीं है। भाई आपसे पूछा जा रहा है आप क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप परीक्षा भी पास कर करके आए हैं और इसीलिए तो आप इंटरव्यू देने आए। तो यहां सॉरी वाली तो कोई बात बनती नहीं ना, यहां आपको आंसर देना ही है। तो ये कोई भी चीजें ऐसी होती हैं जिनका आंसर को आप मना नहीं कर सकते, और यदि ऐसा मना कर रहे हैं फिर तो ये माना जाता है कि आपका कोई पर्सनालिटी ही नहीं है, आपका कोई विचार ही नहीं है, कोई आपका व्यक्तित्व ही नहीं है, ये ध्यान रखें। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके विवादास्पद बनाए जाते हैं, तो उन विवादास्पद प्रश्नों को आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। किसी भी कंडीशन में आपको एक्सट्रीम नहीं होना है, क्योंकि आप एक्सट्रीम हुए तो मतलब समझ में आ जाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जब प्रशासन में जाएंगे तो आप निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे, आप तटस्थ नहीं रह पाएंगे। जबकि एक प्रशासक की जो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर समय तटस्थ रहे, निष्पक्ष रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी विवादास्पद मुद्दे में फंसने की कोशिश नहीं करें। उसका जो सरकार का स्टैंड होता है वो आपका स्टैंड होना चाहिए, उस तरीके से आपको पॉलिसी मेकर नहीं है, आप पॉलिसी को लागू करवाने वाले हैं, क्रियान्वित करने वाले कैंडिडेट हैं। तो आपको सरकार की नीतियों के प्रति आपको क्या होना चाहिए, किसी प्रकार का विरोधाभास या
विद्रोह का भाव नहीं होना चाहिए। यदि ये देखा कि भाई आप तो एंटी गवर्नमेंट है तो वो चीजें तो खत्म हो जाती हैं। तो ये चीजें कभी भी आपको इस तरह से स्टैंड नहीं लेना है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ आपके व्यक्तित्व को अच्छी बातें या ऐसे व्यक्तित्व को आप कैसे अपना निखार सकते हैं या इंटरव्यू की तैयारी को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इन बातों पर भी हम थोड़ा सा फोकस करें। तो सबसे पहले तो यह है कि आप अपने बायोडाटा में जो भी लिखा है उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिएगा और हर पहलू से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको यानी कि ये YouTube पर भी यानी कि हम वीडियो बना करके डालेंगे, साथ में हम अपने समीक्षा इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बहुत सारे यानी कि क्वेश्चन दे देंगे जिनका आपको आंसर तैयार करना है। और हमारी जो क्लास है, क्लास में रेगुलर तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस किया जाएगा, छोटी छोटी बारीकी से यानी कि आपका यानी कि आंसर करने का तरीका बताया जाए कि आपको आंसर कैसे करना है। क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि यहाँ शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यदि शब्दों में कोई हेरा फेरी हो गई ना तो बस आप वहीं फंस जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना होता है, उनको तो यानी कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना है। आपने जहां क्वेश्चन खत्म किया, कोई ऐसा वर्ड बीच में बोला, बस उसी से आपसे क्वेश्चन फिर रख देंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि आप ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे कि आगे उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो ये ध्यान रखें कि शब्दों का चयन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंसर करते समय कई बार ऐसी कंडीशन या सिचुएशन आपके सामने लाएंगे कि आप उत्तेजित हो जाएं, आपको हाइपर करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपका व्यक्तित्व में लगा कि ये व्यक्ति तो यानी कि प्रशासक बनने लायक ही नहीं है। तो वहां पर आपको बहुत पेशेंस दिखाना है, पेशेंसफुल तरीके से, बहुत काम कूल एकदम क्वाइट वे में आपको देना आंसर। किसी प्रकार से आपको वहां पर हाइपर नहीं होना है, ये आप ध्यान रखें। ऐसी सिचुएशन जानबूझकर क्रिएट की जाती है, तो इन चीजों को भी हैंडल करना आना चाहिए। और जब यानी कि विचारात्मक प्रश्न हो, आपकी बार बार बात को यानी कि वहां पर कट किया जा रहा है या आपके ये बात करवाने की कोशिश की जा रही है कि आप उनके हाँ में हाँ मिला दें या उनसे सहमत हो जाएं, ये बिल्कुल भी ना करें आप। ऐसा नहीं कि आप उनको हाँ में हाँ मिला करके उनको खुश कर लेंगे, नहीं, फिर यह माना जाएगा कि आपका कोई व्यक्तित्व ही नहीं है कि आप किसी से भी इंप्रेस हो जाएंगे और आपको कोई भी इंप्रेस करके आपका इनके गलत फायदा उठा सकता है। तो एक प्रशासक में आपका खुद का इनके एक स्टैंड होना चाहिए, जो आपने स्टैंड ले लिया है उसी बात को आप आगे बढ़ाते जाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि दो बातें होती हैं यहाँ पर कि आप दृढ़ता तो दिखाएंगे लेकिन रिजिडनेस नहीं दिखाएंगे, आप यानी कि पोलाइटनेस दिखाएंगे। वहां पर आपकी दृढ़ता होनी चाहिए लेकिन वाणी में मधुरता होनी चाहिए। कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है उस समय। तो ये समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी कि 18 तारीख से रेगुलर क्लास स्टार्ट किया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, और उसका समय दोपहर में 12 बजे से रहेगा। और आपके रेगुलर बेसिस पर हमारे समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे। और आप पहले भी देख चुके हैं कि हमारे जो मॉक इंटरव्यू का जो बोर्ड होता है बहुत ही शानदार होता है, उसमें अलग अलग यानी कि बोर्ड मेंबर्स चेंज होते रहते हैं और हर फील्ड से रिलेटेड यानी कि लोगों को हम बुलाते हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के यानी कि विशेषज्ञ होते हैं, शिक्षाविद भी होते हैं, प्रशासक भी होते हैं, सेवानिवृत्त यानी कि प्रशासक भी होते हैं, और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं जो वर्तमान में किसी भी यानी पद पर कार्य कर रहे होते हैं। और हर विषय के विशेषज्ञों को भी हम उसमें आमंत्रित करते हैं। तो ये यानी कि हमारा जो स्पेशल क्लास स्टार्ट होने जा रही है, ध्यान रखें 18 तारीख को 12 बजे से आप लोग यानी कि हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम को लाभ उठा सकते हैं क्लास में आकर के। और आपके जो भी सजेशंस हो हमारे इंटरव्यू के लिए तो आप यानी कि इसमें कमेंट करके भी मुझे बताएं। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।